Hey everyone, how are you doing? Hope you all are very much fine and we are also doing well. और ये है आपका चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे इस चैप्टर को हैंडल करना है, कौन सी बातों का ध्यान देना है। ऐसे तो खैर मैं बोल ही नहीं सकती कि कौन सी बातों का ध्यान नहीं देना है, सारी बातों पे ध्यान ही देना है, बट किस तरीके से ट्रिक ऑफ द चैप्टर वो सारा हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब लर्निंग वाइज ये चैप्टर बहुत मैटर करता है, बिकॉज लर्निंग वाइज कंटेंट बहुत सारा है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखो, चैप्टर टॉक्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, यानी कि जो खाने पीने का जो सामान है, जो फूड रिसोर्सेस हैं, उनका उनका जो क्वांटिटी है मेन वो बढ़ाना है। और ना ही सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाना, बल्कि जिस जगह पे कल्टीवेटरी जो लैंड्स होते हैं उन पे भी ध्यान देना है। और इनके साथ साथ चैलेंजेस ये भी होते हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो जाए भाई, तो एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाए, और कल्टीवेशन एरिया भी बढ़ जाए, सब कुछ ही हो जाए मतलब, और ज्यादा कुछ नुकसान भी ना हो। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इस टास्क को कैसे, हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे कि कैसे इंडिया में इस चैलेंजिंग टास्क को अटेन किया है और कैसे इस चीज को पूरा सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। तो ये देखना है अभी आपको। तो इस चैप्टर में बेटा यही सब हम पढ़ेंगे। देखो, फूड क्यों जरूरी है। फूड ऑब्वियसली, फूड गिव्स अस व्हाट, फूड गिव्स अस एनर्जी, है ना। तरह तरह के न्यूट्रिएंट सोर्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, सब कुछ ही हमें फूड से मिलता है। हम जिंदा इसी की वजह से हैं। और ये भी नहीं है कि सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये भी देखना है कि उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हर बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो अभी हम यही सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे फूड कल्टीवेशन इंप्रूव करना है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है बच्चों, आप सब जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है। और इस पॉपुलेशन को जो है मीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, बिलियन टन्स, इससे भी ज्यादा, मतलब बिलियन टन्स तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा एवरी ईयर ग्रेन को जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारा ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन इंडिया का सोचो कितने करोड़ है, 120-130 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाना, प्रॉपर प्रोडक्शन करना, कितना अपने आप में बड़ा टास्क है। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया है। और ना ही सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ प्रोडक्शन, वो क्वांटिटी बढ़ाना सिर्फ एक एम वो नहीं है, वो एम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ देखो कल्टीवेशन, जो लैंड का एरिया है इंडिया का, वो भी उतना ही है। लैंड तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, आप ग्रेन प्रोडक्शन भले इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन लैंड का क्या करोगे। ग्रेन्स तो फिर भी हम उपाय करके, तरीके अपना के इसकी प्रोडक्शन तो हाई कर देंगे, बट जो जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी ना, ये कहां से लाओगे। फिर इसको बढ़ाने के चक्कर में आप फॉरेस्ट को कट करोगे, तो फिर वही है, आपने नुकसान कर दी एनवायरमेंट वाली। तो इन चीजों का भी खास ध्यान रखना होता है। तो ग्रेन तो बढ़ानी है सो है, बट एनवायरमेंट को नुकसान ना हो उसका भी देखना है। तो इससे बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मतलब अपने को बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि जो सस्टेनेबल हो, यानी कि करंट जनरेशन को भी पूरा मिले और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई सफर करना ना पड़े। सो दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। और वैसे भी अवेलेबिलिटी, अब देखो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये तो फूड हो गया या ग्रेन्स हो गया या क्रॉप्स हो गया, एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान देना है वो है कल्टीवेबल एरिया, ये भी बहुत ज्यादा आप वो नहीं कर सकते। तीसरा ध्यान देना है विदाउट डिग्रेडिंग एनवायरमेंट,
विदाउट डिग्रेडिंग एनवायरमेंट, ये भी अपने आप में चैलेंज है। उसके बाद विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और इसके अलावा लैंड हो गया, फूड ग्रेन बढ़ाना, न्यूट्रिशन नहीं, एनवायरमेंट अवेलेबिलिटी, इन बातों का ध्यान रखना है कि सिर्फ फूड आपने बढ़ा तो दिया लेकिन लोगों तक पहुंच ही ना पाए, अगर लोग उसको अवेल ही ना कर पाए तो फिर फूड प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या मतलब है। अपना एम तो था कि भाई सब लोगों को मिले, लेकिन अगर हर लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है तो फिर कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी और इनकम बढ़ाना ये सब भी मतलब साथ के साथ सब अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही सब बातें लिखी हुई है बच्चों कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है, ओवर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर जा रहा है तो वी नीड मोर देन 1 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर, है कि नहीं है। एंड एरिया ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज लिमिटेड, जैसे मैंने बताया, तो लिमिटेड कल्टीवेशन एरिया होने की वजह से उतने में ही हमें ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, एंड द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक कैन बी इंक्रीज बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो भी एडिशनल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इन पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो अब कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इतने सारे चैलेंजेस अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो चैलेंजेस हैं कि फूड ग्रेन बढ़ाना, एरिया उतना ही है उतने में करना है, एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं कर सकते, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सब लोगों को अवेलेबल कराना है ना, तो ये है। तो ये सारे चैलेंजेस को कैसे मीट कर सकते हैं, तो ये है आपका आंसर उसका, ये हम मीट कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, एक तो मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि एक ही जगह पे मिक्स करके फार्मिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर क्रॉपिंग, यानी कि इंटर एक के बाद एक, है ना, इंटर क्रॉपिंग। इंटीग्रेटेड, सब चीजें एक जगह करो, फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे एग्रीकल्चर भी एक जगह हो गया, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, पोल्ट्री, फिशेस, सब जगह, सब एक जगह करो, तब जाके सक्सेसफुल हो पाएगा जो हम सोच रहे हैं। तो ये जो भी चैलेंजेस मैंने यहाँ लिखवाए हैं, इन सबका एक ही आंसर है, या तो हम मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग करें या इंटर क्रॉपिंग करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सब साइंटिफिक तरीके हैं जिससे कि हम ये अटेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ये तो आपको आता ही होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में देखो सीरियल्स हैं, उसमें आ गए आपके राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, शॉर्गम एसेट्रा। सो दे प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ध्यान से देख लेना कि सीरियल जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, शॉर्गम, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। और जो पल्सेस हैं जैसे कि पीस, बीन्स, ग्राम्स, लेंटिल एसेट्रा, जितनी भी ये दालें होती हैं, ये सारे दाल्स जो है ये हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो राइस, व्हीट जब भी खाओ तो ध्यान रखना यहाँ से हमें मिलने वाले हैं कार्ब्स, और पीस, बीन्स, ग्राम्स, लेंटिल्स जब यूज़ करोगे, खाओगे तो सोच लेना प्रोटीन्स खूब मिल रहे हैं। उसके बाद ऑयल सीड्स, ग्राउंड नट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसिड, ये जो हैं सनफ्लावर, ये जितनी भी है ये सब अपने को देते हैं फैट्स। ठीक है, देन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अस विटामिन्स एंड मिनरल्स अलोंग विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सो वेजिटेबल वगैरह अगर हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो इससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब मिल रहा है। फॉडर क्रॉप जैसे कि बारसीम हो गया, ओट्स हो गया, सुडान ग्रास हो गया, ये सब अपने को लाइफ स्टॉक के लिए ग्रो करना पड़ता है। ओके, तो ये अलग अलग, मतलब हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की, तो क्या क्या क्रॉप हमें बेसिकली प्रोड्यूस करना होता है, तो वही बता रहे हैं कि सीरियल्स करते हैं,
पल्सेस करते हैं, ऑयल सीड्स की खेती होती है, वेजिटेबल होते हैं, मसालों की होती है, फ्रूट्स का होता है। और सबका क्यों हो रहा है? क्योंकि सबके पीछे इनके ओन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल जो ये प्रोवाइडर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिलती हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, तो इसके लिए इनकी खेती होती है। और ऐसा ही नहीं, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं बच्चों, सब क्रॉप्स का अलग अलग वो भी होता है, व्हाट डू यू कॉल दैट, सीज़न होते हैं। हर कोई हर सीज़न में थोड़ी ग्रो कर लोगे, जब मर्जी जब प्लांट थोड़ी लगाते हैं, नहीं ना, इट इज़ ऑलवेज प्लांटेड अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो देखो जैसे खरीफ क्रॉप्स है, दे आर ग्रोन दो तरह के, अपने फोटो पीरियड्स बोलते हैं बच्चों। फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड इज फोटो पीरियड अमाउंट ऑफ सनलाइट, नॉट अमाउंट, ड्यूरेशन ज़्यादा ठीक रहेगा, ड्यूरेशन of sunlight needed for the plants to flower। ठीक है, जो सनलाइट की कितनी ड्यूरेशन चाहिए फॉर प्लांट्स, ठीक है, उसको फोटो पीरियड बोल, नाम में मतलब है, फोटो इज लाइट, पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। तो जितनी देर का ड्यूरेशन किसी भी प्लांट को चाहिए होगा वो हम फोटो पीरियड बोलते हैं। उसके हिसाब से दो क्रॉप्स हैं अपने पास, देखो, खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो रेनी सीजन, मतलब जून से अक्टूबर, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, मतलब दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून वाला बारिश, क्योंकि जून में तो सो करते हैं, जुलाई अगस्त ये बहुत अच्छे से इसमें बारिश होती है, ठीक है, एंड सितंबर में ये मैच्योर होते हैं, अक्टूबर वगैरह में तो हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखो, पैडी हो गया, सोयाबीन, मेज, पिजन पी, ग्राम पी, सॉरी ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, कॉटन, ये सब जो है वो खरीफ क्रॉप्स हो गए। एंड रबी क्रॉप्स हो गए, दे आर द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, जैसे कि गेहूँ, जो चने होते हैं, मटर हो गए, मस्टर्ड हो गए, तो ये ऑयल सीड्स हो गए, ये सब जो है वो रबी क्रॉप्स हैं, यानी नवंबर से अप्रैल। यानी इनको बेसिकली देखें तो इन वालों को थोड़ा धूप ज़्यादा चाहिए और इन वालों को थोड़ा धूप कम चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो कैरेक्टराइजेशन हो गया। अब हम देखते हैं हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्रॉप के यील्ड को। अपना चैप्टर भी वही है, ये कह भी यही रहा है कि भाई क्रॉप यील्ड बढ़ाना है तो कैसे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार या अब करेंगे तो होगा, नो, क्रॉप प्रोडक्शन हैज़, आप ये देखो इस पे क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है 1960 से 2004, ठीक है, 1960 से 2004 में 4 टाइम्स, आप सोचो 1960 से 2004 तक 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन में, इंक्रीमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, 4 टाइम इंक्रीमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। और लैंड एरिया कितना बढ़ा, 25% इंक्रीज इन कल्टीवेबल एरिया। जो कल्टीवेबल एरिया है, यानी जहाँ पे वो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वो एरिया इनका कितना ग्रो हुआ, सिर्फ 25% एरिया ज़्यादा मिला, लेकिन उन्होंने क्रॉप कितना ज़्यादा ग्रो करवाया, कुल 4 टाइम्स। इसमें देखो बच्चों, तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड जो है, तो क्रॉप यील्ड कैन बी इम्प्रूव बाय 3 मेन एक्टिविटीज़। ये तो मैंने बता दिया कि 4 टाइम्स है, तो ये कैसे हुआ और क्या रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो इट्स crop yield can be improved by 3 main activities. They are crop variety improvement, crop production improvement and crop protection and management. तो crop की variety, पहले तो variety पे work करना होगा, then production कैसे बढ़ाओगे उस पे काम करो, और फिर एक बार जब crop sow हो गया, grow कर रहा है, तो crop protection इस पे काम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो crop
वैरायटी इम्प्रूवमेंट जब हम करवाएंगे बच्चों, ये 3 तो अपने देखो मेन एम होंगे कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बट इनके अलावा अब जब से क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करवाना है ना, फर्स्ट पॉइंट, तो वो कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका एम होना चाहिए जो सीड्स हैं, जो वैरायटी है जो आप ग्रो करोगे पहले वो तो सही से ग्रो हो, उसके बाद में फिर बाकी की चीज़ें उसमें ऐड होंगी। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में फर्स्ट एम है गुड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को सिलेक्ट करना, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट तरीका है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग बिटवीन genetically dissimilar plants to obtain crops having useful characteristic like disease resistance, good quality and high yields। मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि देखो हाइब्रिडाइजेशन में बेस्ट क्वालिटी पेरेंट्स लेंगे, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी पेरेंट्स लिया, और इस बेस्ट क्वालिटी पेरेंट्स का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट तो है डिजीज रेजिस्टेंट, ठीक है, बट पुअर यील्ड, डिजीज तो झेल जाता है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो दूसरा पेरेंट जो है वो है हाई यील्ड बट can't tolerate डिजीजेज, मतलब यील्ड तो ज़्यादा दे देता है लेकिन डिजीजेज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इन दोनों को करा दिया क्रॉस। तो अब जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? इन दोनों को मिला के डेवलप होगा बेस्ट वैरायटी जो कि डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। एक पेरेंट से डिजीज रेजिस्टेंट आ जाएगा क्वालिटी, और दूसरे पेरेंट से आ जाएगा हाई यील्ड। तो अब ये बेस्ट वैरायटी हो गई ना, क्योंकि अब इसकी एक अच्छी क्वालिटी आ गई, उसकी एक अच्छी क्वालिटी, दोनों की अच्छी क्वालिटीज मिला दी तो बन गया ये बेस्ट वैरायटी। तो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन इज डन। तो कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते किसी एरिया में, है ना, तो लेकिन प्रोडक्शन बहुत जो चाहिए वो दे रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी जो भी प्रॉब्लम है तो उसको उसके मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो जो जिसमें वो प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ क्रॉस करा दो तो आपको वैरायटी मिल जाएगी। अब ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है और हाई यील्ड भी है, तो ये हमें बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट बना के दे देगा। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया ना। पहले ये था कि ये डिजीज रेजिस्ट तो कर रहा था लेकिन क्वांटिटी नहीं दे पा रहा था, ये वाला डिजीज नहीं रेजिस्ट कर पा रहा था, हाई यील्ड दे तो रहा था लेकिन बीमारी की वजह से बेचारा बार बार बीमार पड़ जाता था तो क्वांटिटी नहीं आ पा रही थी। अगेन दोनों को मिला दी, बन गई बेस्ट वैरायटी। तो इस तरीके से हम एम करते हैं फॉर प्रोडक्शन। तो दिस इज व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब जेनेटिकली डिसिमिलर हो गए ना, इसकी जीन्स, इसकी ये वाली जीन्स इसमें है, इनमें ये वाले जीन्स हैं, तो दोनों जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट हो गए, दोनों को कंबाइन करा के दोनों को बेस्ट क्वालिटी बना दिया, एक ही में आ गई अब अच्छी अच्छी क्वालिटीज़। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो दे हैव यूजफुल क्वालिटीज़ इन वन प्लांट। ये चलता रहता है, रिसर्च वर्क पूरे टाइम ऑन रहता है, कैसे किसी क्रॉप का, प्लांट का बेस्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट करा जाए, ये सब पूरे टाइम चलता रहता है। ना हाइब्रिडाइजेशन में भी इंटर वेराइटल मतलब अलग अलग वेराइटी हो गया, इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक वाली बात हो जाती है। यानी कि जैसे कि अलग अलग स्पीसीज, दो स्पीसीज अलग कर दो, जीनस सेम हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर नहीं, एक मिनट, इसके लिए जैसे कि लायन टाइगर से आप ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे। तो लायन या टाइगर है तो दे ऑल बिलोंग टू सेम जीनस। मतलब कैसे समझाऊं मैं, साइंटिफिक नेम आपने पढ़ा होगा, तो साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज पैंथेरा लियो और साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस।
अब समझ में आया? तो ये पैंथेरा पैंथेरा ये जीनस है, ये दोनों तो सेम हो गया, स्पीसीज में डिफरेंस आ गया, तो बेसिकली लायन और टाइगर को आप क्रॉस करवा रहे हो। तो ये हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि प्लांट्स में ले लो तो आलू और बैंगन दोनों सोलैनम सोलैनम वाले उसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन स्पीसीज अलग है, आलू आलू है, बैंगन बैंगन है, समझ गए ऐसे। और यहाँ पर इंटरजेनेरिक यानी कि मतलब दो कुछ भी ले आओ, बिल्कुल ये कम से कम थोड़े बहुत रिलेटेड तो हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही बाहर, जैसे कि टमाटर और आलू को कर दिया ऐसा, ठीक है। तो दिस इज इंटरजेनेरिक, सब चलता है प्लांट्स में, सब चलता है, ठीक है। एंड अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप वेराइटी इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। अब ये आते ही ये बहुत नया चला हुआ है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच फेमस नाउअडेज। इनमें क्या किया जाता है बच्चों, बेस्ट क्वालिटी की, जो जैसे मान लो मैंने यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे ये बोलने के लिए तो बहुत सही है कि हाँ दोनों की क्वालिटी एक में आ गई, बेस्ट क्वालिटी बन गया, बट ये बहुत टीडियस टास्क है। कैसे टीडियस है, तो आप अगर ऐसे ऐसे 100 एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना तो उसमें 5 या 6 आपको ऐसे वाले मिलेंगे। बहुत ही मतलब टीडियस जॉब है। और फिर उनको 100 करो, मतलब आप श्योर नहीं हो ना, आपने 100 करा, 100 करने के बाद में उसमें से मान लो 5, 6, 8, 10 जो भी आए, तो जब तक आप उसको 100 करके ग्रो करके चेक नहीं करोगे तब तक कैसे सेटिस्फाई होगी कि हाँ इसमें आ गए हैं वो क्वालिटीज़। तो अपने आप पे बहुत टीडियस काम है। तो एक नया तरीका निकाला गया है कि क्यों ना, देखो हम जो है वो हमारे जीन्स की वजह से हैं, ये मैंने आपको सेल चैप्टर में भी पढ़ा दिया था। तो एक तरीका निकाला गया कि क्यों ना जो भी जीन है हाइब्रिडाइज मत कराओ, जैसे कि ये पुअर यील्ड है तो बेटर यील्ड वाली जीन लो और इसमें वो डाल दो। इससे क्या होगा, इससे हम श्योर भी हो जाएंगे कि हाँ इसमें हमने वो जीन डाला है तो अब वो एक्सप्रेस होएगा ही होएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आजकल ये बहुत चल रहा है, और उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में फ़ायदा ये होता है कि श्योरिटी बहुत आती है ना आप, क्योंकि आपको पता आपने वो जीन उसमें डाली है तो उसमें एक्सप्रेस होके ही रहेगा, समझ रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, जब तक प्लांट आएगा नहीं तब तक पता चलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट क्यों करी जाती है, वाई द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो यहाँ रेड कलर में सारे मेन पॉइंट्स डाले हुए हैं। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन बिकॉज हमें सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 120-30 करोड़ लोगों तक खाना फूड पहुंचाना है, तो पहला तो, और लैंड एरिया ज़्यादा है नहीं, तो उतने में ही हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो पहला तो है सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट किस लिए करवा रहे हैं, हायर यील्ड के लिए। दूसरा है मैंने अभी जैसे करवाया डिजीज़ रेजिस्टेंस या बायोटिक यानी कि पैथोजन, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गया, तो उनसे रेजिस्टेंस कराने के लिए, ठीक है, तो उनसे रेजिस्टेंस देने के लिए, तो बैक्टीरिया वायरस बायोटिक हो गया। और एबायोटिक में आ जाएंगे आपके ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड। जैसे ज़रा सा सूखा आता नहीं है कि प्लांट्स मरने लग जाते हैं, ज़रा सा सॉइल में ज़रा सा सैलिनिटी बढ़ा नहीं कि प्लांट्स की दिक्कतें चालू हो जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इन सब को झेल जाए ऐसा होना चाहिए प्लांट, है ना। उसके बाद में चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन यानी कि देखो जून से अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड है, अगर हम इसको थोड़ा और कम कर दें तो अपने को ग्रेन्स जल्दी मिल जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो हम जितना सोइंग पीरियड या हार्वेस्टिंग के टाइम जितना कम करेंगे, उससे क्या है बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो उस साल ग्रो हम कर पाएंगे। नहीं तो 6 महीने एक, 6 महीने दूसरा, तो फिर नेक्स्ट क्रॉप के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे में फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम उसका मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा लो कर दे, कम कर दे, तो उससे क्या होगा एक साल में बहुत सारे मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो सकते हैं। देन वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि कहीं भी जैसे
जो पंजाब के क्रॉप्स हैं वो साउथ इंडिया में भी ग्रो हो जाए, साउथ इंडिया के क्रॉप्स हैं वो पंजाब में भी ग्रो हो जाए, कहीं भी डाल दो। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश से जो बिल्कुल पानी वाले एरिया है वहाँ पर भी वो ग्रो हो जाए, ऐसे वैरायटी आ जाए तो क्या ही बात है, कहीं भी उगा लो फिर तो, है ना। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो द एम एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर में आ जाता है जैसे कि टॉलनेस एंड मोर ब्रांचिंग। फॉडर क्रॉप्स जो होते हैं जो गाय भैंस खाते हैं उनके लिए हाइट ज़्यादा और ज़्यादा ब्रांच वाले जो क्रॉप्स होते हैं वो फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं जैसे राइस वगैरह जो हो गए, राइस मेज़ वगैरह, ये सीरियल क्रॉप्स के लिए शॉर्टनेस, छोटी हाइट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटी हाइट होने से फ़ायदा ये होता है कि वो हवा में इन सब में उड़ते नहीं है, ज़्यादा मैच्योरिटी टाइम नहीं लेते, टाइम से ग्रेन दे देते हैं, तो ड्वार्फनेस फेवर होता है। तो इस तरह की ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये हमें प्लांट में चाहिए ताकि हमारा प्लांट जो है वो या क्रॉप्स जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बनी रहे, हायर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज अभी तक एम ये है कि इतने सारे लोगों को फीड कराना है, समझ रहे हो आप लोग। तो बच्चों इतने सारे लोगों को फीड कराने का एम लेके अगर हम चलते हैं तो अपने को कम लैंड में ही इतनी सारी प्रोडक्शन करने हैं, तो इसीलिए हमें ये वैरायटी मतलब इन एम को साथ में लेके फिर क्रॉप प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो बहुत सही रहेगा। और सिर्फ क्रॉप्स पे ही क्यों, सिर्फ क्रॉप्स पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो किया जाए, क्रॉप्स के साथ साथ बच्चों एनिमल लाइफ स्टॉक को भी ग्रो करना चाहिए, मतलब पोल्ट्री फार्म, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब भी करना है ताकि ग्रेन्स पे लोड थोड़ा कम हो, है ना। तो उन सब के बारे में अब हम आगे देखेंगे कि कैसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट आगे करते हैं। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट के तो वैरायटी इम्प्रूवमेंट तो हम समझ ही गए हैं, अब प्रोटेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे आगे, और जो भी टॉपिक्स फॉलोड हैं तो वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना देखो और थोड़ा समझो चैप्टर क्या कहता है, एंड आई विल टेक अ लीव। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।